हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ एक और शॉर्ट मूवी लेकर, जो कि आई थी सन 2012 में। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, ये खटट पटट पटट खटट बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग मेरे लिए भी है और आप लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आप लोगों को डबल टॉर्चर सहना पड़ रहा है। एक तो मेरी आवाज़ और दूसरी ये कंस्ट्रक्शन की आवाज़। लेकिन मैं भी मजबूर हूँ और माफ़ी चाहती हूँ, मजबूर आप भी हैं, क्योंकि आपके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, ना मेरे पास ऑप्शन है इस बैकग्राउंड नॉइज़ को हटाने का। और ऐसी कोई सुविधा लिसनर्स के पास भी नहीं है कि उनको जिसकी आवाज़ सुननी है बस उसकी सुने, और जो पीछे बैकग्राउंड वॉइसेस आ रही हैं उसको वो म्यूट कर सके या कैंसिल कर सकें। ऐसा अभी कोई टेक्निक नहीं आई है। हो सकता है आने वाले समय में वो भी आ जाए, क्योंकि फ़ास्ट फॉरवर्ड की तो आई हुई है टेक्निक कि आप वीडियो को फटाफट भी डबल स्पीड में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। खैर, जब होगी तब होगी। तो आज जो मैं शॉर्ट फिल्म लेकर हाजिर हुई हूँ, ये आई थी सन 2012 में, और इस शॉर्ट फिल्म का नाम है रोज़ बेड। जी हाँ, बहुत डिफरेंट नाम है, लेकिन कहानी वही है जो एक हर औरत की होती है, स्पेशली वो औरतें जो सिंगल होती हैं और बड़ी उम्र की होती हैं। उन्हें शादी के रिश्ते आ तो रहे होते हैं, लेकिन वो रिश्ते उनकी उम्र से, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कोई अगर लड़की 39 इयर्स की है तो उसको रिश्ते मिलते हैं कि भाई हमें एक 30-31 साल की लड़की चाहिए। तो वहीं पर वो बेचारी बेबस लड़कियां जो हैं चुप कर जाती हैं। उम्र उनकी बढ़ती जा रही है और अपॉर्चुनिटीज़ उनकी बंद होती जा रही है। देखिए, ये तो फिल्म 2012 में आई थी। अब तो खैर ज़माना काफ़ी बदल गया है। अब तो लड़कियां 40 की उम्र में भी शादी कर लेती हैं। वो तो देखिए अपनी सबकी किस्मत होती है। अगर आपकी किस्मत में किसी की ब्याहता बनना लिखा है तो उम्र कोई भी हो, आपको वो जो बेड़ियां हैं वो छोड़ती नहीं है शादी की, अगर जिसमें आपको बनना होता है। और नहीं बनना होता तो आप चाहे कोई भी उम्र की हो, आपको नहीं लड़के मिलते हैं। इनफैक्ट मैंने तो ऐसी लड़कियां भी देखी हैं जो बहुत सुंदर होती हैं और अपनी एज से छोटी दिखती हैं, वो भी कुंवारी होती हैं, उनको भी अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे होते, या कुंडली का दोष होता है, या फिर उनकी खुद की मांगे शर्तें इतनी होती हैं लड़कियों की कि भाई हमें लड़का चाहिए तो ऐसा ही लड़का चाहिए जो हमारे को रिस्पेक्ट दे, जो हमें हर कुछ डिसीजन लेने की, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की आज़ादी दे। या कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जिनको बच्चे नहीं चाहिए होते, तो मे बी इस वजह से फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती कि मुझे ऐसा घर चाहिए जहाँ पर मेरे इस डिसीजन को एक्सेप्टेंस मिल सके। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि लड़कियां की शादियां नहीं हो पाती हैं, और जब एज निकल जाती है तब फिर बहुत सारी सिचुएशंस उनको इमोशनल ट्रॉमे से गुज़रना पड़ता है। उनको उन्हीं की ब्याहता सहेलियां इग्नोर करने लग जाती हैं कि कहीं इसका चक्कर हमारे हस्बैंड के साथ ना चलने लग जाए। तो क्योंकि ये तो खुली खाई है, इसका तो कोई घर बार नहीं है, ये तो इजीली अवेलेबल है, तो वो जो ब्याहता सहेलियां होती हैं वो अपने बच्चों को इन सहेलियों के पास, कुंवारी वेली सहेलियों के पास छोड़कर अपने पतियों के साथ घूमने फिरने चली जाती हैं। तो ये बेचारी जो लड़कियां होती हैं, कुंवारी होती हैं और बिल्कुल अकेली होती हैं, ये किसी की कभी नैनी बनी होती हैं या किसी के घर की केयर टेकर बनी हुई होती हैं, ये यही सब काम कर रही होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप अकेले भी रहते हो तो आपको अपना कोई शौक़ या काम कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। नहीं तो कहते हैं ना कि खाली घर में कबूतर भी जो हैं अपना ठिकाना बना लेते हैं। तो कोई वेला इंसान अगर किसी को ज़रा सा भी दिखता है तो उस पर काम थोप कर सब लोग निकल जाते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि भाई हम इसको अपनी प्रॉब्लम्स दे रहे हैं तो इसकी भी कोई लाइफ हो सकती है। ये चीज़ मैंने देखी है। और
ये शुरू में तो ये चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं कि चलो आप किसी की हेल्प कर रहे हो, सोशल वर्क कर रहे हो। देखिए, सोशल वर्क हेल्प तभी आप कर सकते हो जब तक आपकी मेंटल स्टेट अलाउ कर रही है। कभी कभी मेंटल स्टेट अलाउ नहीं भी कर रही होती, आप उस जोन में नहीं होते, उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली जाती हैं। और फिर क्या होता है, एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसा टाइम आता है जब आप जेन्युइन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को भी तैयार नहीं होते, क्योंकि आप इतना ज़्यादा थक चुके होते हो, पक चुके होते हो। मैंने इस टॉपिक पर पहले भी किसी पॉडकास्ट में मैं बात कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो लड़की हैं, महिला हैं, उनका किरदार निभाया है मीता विशिष्ट ने। अगर मैं गलत नाम ले रही हूँ तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं कमेंट सेक्शन में नाम ठीक से मेंशन कर दूँगी। और इसमें हैं निसार खान। निसार खान वही हैं जिनको आपने अक्सर क्राइम पेट्रोल में इंस्पेक्टर की भूमिका में देखा है, जिनकी आवाज़ बहुत ही रोबीली है। हालांकि इसमें उनकी आवाज़ किसी और ने डब करी है। तो होता यूँ है कि वो एक ओपरा सिंगर होती हैं और उनकी दादी उनके लिए एक बेड छोड़ कर गई होती है, और वो कहती है कि भाई जब तेरी शादी होगी तब मैं तुझे ये बेड बिस्तर जो है, बेड है, बिस्तर है सोने वाला, उसको मैं गिफ्ट में दूंगी। क्योंकि उन्होंने ख़रीदा ही वो इसी पर्पस के लिए होता है कि जब मेरी पोती की शादी होगी तो मैं उसको दहेज में दूंगी। वो डबल बेड होता है और काफ़ी बड़ा बेड होता है। अब जो बेचारी मीता है, यानी कि फिल्म की हीरोइन है, वो उस बड़े बेड को देख देख कर डिप्रेशन में ही जा रही होती है। रहती वो अकेली है, अपना सब लाइफस्टाइल को वो मैनेज कर रही होती है। रिश्ते आते हैं, लेकिन वो रिश्ते जिस उम्र की वो होती है, 39 ईयर्स की उसको दिखाया है, तो 30 साल के लिए लड़की चाहिए होती है, जिसकी वजह से उस बेचारी को ये लगने लगता है कि यार मेरी जवानी भी जाती जा रही है, बुढ़ापा नज़दीक आता जा रहा है, और ये जो डबल बेड बिस्तर है इस पे मैं कब तक अकेले सोकर बिताऊंगी। और उसका एक दोस्त होता है, निसार खान जो कैरेक्टर होता है, वो डिवोर्सी होता है या क्या होता है ये नहीं पता, लेकिन वो दूसरी शादी के लिए एक लड़की ढूंढ रहा होता है। अब क्या होता है ये अगर आप जानना चाहते हैं कि वो मीता विशिष्ट से शादी करता है या नहीं करता है, ये जानने के लिए आपको ये शॉर्ट फिल्म देखनी होगी, जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। और एक रियलिटी भी दिखाई है कि लाइफ में ना आप अगर कोई डिसीजन ले लेते हो ना, तो फिर आपकी पूरी लाइफ जो है उसी पर चलती है। अगर मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो पहले कहते हैं कि हमें शादी नहीं करनी है, लेकिन एक एज के बाद उनको ऐसा फील होने लगता है कि यार अगर हम कर लेते तो कर लेते, तो वो ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। लेकिन अगर वो इस चीज़ का एक्सेप्टेंस कर ले कि यार ये डिसीजन तो हमने ही तो लिया था, अब हमें इस डिसीजन पे चलने को मिल रहा है, तो फिर हमें क्यों प्रॉब्लम हो रही है। जब सब हमको समझाते थे शादी कर लो, तुम्हारी एज है, क्या है, क्यों नहीं कर रहे हो, तब हमने की नहीं। और अब जब वाकई हमें अकेलापन महसूस हो रहा है, हमें ये रियलाइज़ हो रहा है कि हमारे घर वाले ठीक थे और अब हमें चाहकर भी रिश्ते नहीं मिल सकते हैं, तब फिर क्या फ़ायदा हमारे क्रिप करने का। तो बेटर है कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। तो कहीं ना कहीं मुझे इस फिल्म से एक एक्सेप्टेंस का भी मैसेज महसूस हुआ। और मीता विशिष्ट की शादी क्यों नहीं हुई, इस चीज़ की क्लैरिटी फिल्म में नहीं दिखाई गई है, क्योंकि शॉर्ट फिल्म है तो हर चीज़ें बहुत टू द पॉइंट रखनी होती हैं। मे बी शायद ये मीता का खुद का डिसीजन था या कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये चीज़ें मैं तो नहीं समझ पाई। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। वैसे जो मैं समझ पाई हूँ ये फ़िल्म देखकर मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ। तो एक अकेलापन कोई सज़ा नहीं है। अगर आप अकेलेपन को सज़ा समझेंगे ना, तो वाकई ये सज़ा आपको काट काट के ना आपकी ज़िंदगी को खोखला कर देगी। लेकिन अगर आप इस अकेलेपन को, अगर आप
कंस्ट्रक्टिविटी, क्रिएटिविटी या कुछ भी किसी अच्छी चीज़ में आप लगाएंगे तो फिर वो आपको अकेलापन खलेगा नहीं। बहुत सारे लोग अकेलेपन से बचने के लिए शादी कर लेते हैं, बच्चे कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हालात होते हैं कि शादी टूट जाती है या बच्चे बिछड़ जाते हैं या अलग हो जाते हैं, अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं। तब क्या, तब आप क्या करते हैं? वो तकलीफ़ आपको ज़्यादा होती है कि परिवार में लोग हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो आपके साथ नहीं है, और एक ऐसे लोग होते हैं जिनका परिवार कभी बना ही नहीं होता है। तो ये डिफ़रेंस करना कि इनमें से कौन सबसे ज़्यादा दुखी है, तो मैं आपको बताऊं, दुखी वही इंसान होता है जिसका परिवार होता है लेकिन परिवार होने के बावजूद भी उसका सुख उस इंसान को नहीं मिलता, तो वो तकलीफ़ ज़्यादा होती है। ठीक है, जिसने परिवार देखा नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि उसको तकलीफ़ नहीं होती, उसको भी तकलीफ़ होती है, उसे भी दर्द होता है, लेकिन कोई चीज़ होकर आपको वो सुख ना दे, वो ज़्यादा आपको परेशानी होती है। जैसे आपके पास गाड़ी नहीं है, आपको दुख होगा, लेकिन कोई दूसरा इंसान होगा उसके पास गाड़ी है लेकिन वो गाड़ी खटारा है, चलती नहीं है, बिल्कुल डैमेज हो चुकी है और वो आपके घर में ऐसे पड़ी हुई है, तो उसको देख देख के आपको गुस्सा आएगा कि ये क्या दर्शनी हुंडी मेरे घर में पड़ी हुई है जो मेरे किसी काम की नहीं है, लेकिन मेरा घर का जगह भी रोक रही है और सिर्फ कहने को गाड़ी है लेकिन ना चलती है ना आगे बढ़ती है, किसी काम की नहीं है। इस गाड़ी में तो फिर कचरा, इसको स्टोर गाड़ी ही बना दो। तो ऐसा गुस्सा आता है। तो कुछ ऐसा ही रिश्तों का भी यही होता है जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है कि रिश्ते, कहते हैं ना कि रिश्ते क्या, आपकी औलाद का ही देख लीजिए, लोग रोते हैं कि मेरी औलाद नहीं है, औलाद नहीं है, लेकिन जब औलाद होती है और या तो औलाद को डिफेक्ट निकलता है तो वही माँ बाप कहते हैं अरे यार इससे अच्छा तो नहीं होती औलाद, तो ज़्यादा अच्छा था। अब ये औलाद मिली भी है और ये औलाद हमारे किसी काम की भी नहीं है, इसको तो ज़िंदगी भर हमें ही संभालना पड़ेगा, ये औलाद हमें क्या संभालेगी, इसे तो खुद सहारे की ज़रूरत है, ये हमारा क्या सहारा ये औलाद बनेगी। तो कुछ ऐसी बातें भी होती हैं। तो यही मैंने बात नोट करी इस फिल्म को देखने की कि स्पेशली औरत हो चाहे मर्द हो, मर्दों के लिए भी अकेला रहना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। शायद मैं सच कहूँ तो मर्दों के लिए ज़्यादा होता है, क्योंकि मर्दों की जो लाइफ होती है वो बड़ी रिस्ट्रिक्ट होती है। औरतें तो बहुत फ्लेक्सिबल नेचर की होती हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो सरवाइव कर लेती हैं। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, आप देखिए, एक मेल सर्वेंट को भी आजकल कोई अपने घर में नहीं रखता, लेकिन फीमेल्स को एज अ सर्वेंट, एज अ केयर टेकर अपने घर में बहुत आसानी से जगह मिल जाती है कि हाँ भाई एक फ़ीमेल हमें चाहिए। ये बात होती है। मेल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं। हाँ, कोई मेल पेशेंट है तो मेल अटेंडेंट उनके लिए चाहिए होता है, लेकिन उसके अलावा आज भी मतलब अगर कुक रखना है तो कोई फ़ीमेल कुक हो तो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि भाई घर में औरतें हैं तो औरत ही स्टाफ रखो तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ मामलों में विमेंस के पास ब्राउनी पॉइंट्स होते हैं अपनी लाइफ को लीड करने के, आदमियों के पास नहीं होते। आदमी लोग किससे बात करें? एक औरत जो होती है वो औरत से भी बात कर सकती है, आदमी से भी बात कर सकती है, लेकिन एक मर्द जो होता है वो औरत से इतनी बात नहीं कर सकता। अगर वो औरतों में बैठा रहे या औरतों से ही बात करता रहे तो फिर उनके ऊपर कितने सारे एलिगेशंस लग जाते हैं। औरतों पर भी लगते हैं लेकिन थोड़े कम लगते हैं। अब जैसे कोई बूढ़ी औरत किसी जवान लड़के से बात करेगी तो लगेगा कि हाँ भाई बुज़ुर्ग औरत है, बात कर रही है, लेकिन कोई बूढ़ा आदमी किसी जवान लड़की से बात करेगा, हंसेगा, तो फिर उसको ठरकी कहा जाएगा। अब कई ऐसे होते भी हैं। खैर, ये मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, दुनिया तो इससे भी ज़्यादा ख़राब है, बहुत चीज़ें होती हैं। लड़कियों के लिए भी बहुत मुश्किल है जीना। मैं ये नहीं कहती कि लड़कियों के लिए आसान है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ सर्वाइविंग इंस्टिंक्ट की, और किस तरीके से लड़कियां जो होती हैं वो लगता है कि देखो स्ट्रगलर है, उनको कितना सहना पड़ता है। लेकिन अगर मैं थोड़े से डिफरेंट विजन से देखूँ ना, तो लड़कियों के पास मतलब एक तरीके से वो सरवाइव कर जाती हैं, उनको अपने आप को
आ जाता है हैंडल करना, संभालना। उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं। अब जैसे कोई औरत है, उसका हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो बड़े इजीली अपने बेटे बहू के साथ रह लेती है, बहू के साथ मिलके काम कर लेती है, बेटे को भी देख लेती है, पोते पोतियों को भी संभाल लेती है। लेकिन एक आदमी होगा, उसकी वाइफ की डेथ हो जाएगी, तो जेंट्स लोग थोड़ी ना बहुओं के साथ इतना हिल हिल करेंगे। बहू अगर कुछ कहेगी, डैडी जी मेरा ये काम कर दो, तो चुपचाप बेचारे कोने में बैठ के सब्जी काट लेंगे या बर्तन धो देंगे और दूर जाके बैठ जाएंगे। तो उनके पास थोड़ा सा सरवाइव करने का एक थोड़ा सा स्किल उनके पास नहीं होता है, क्योंकि उनका जो जेंडर होता है वो उनके लिए सरवाइविंग के लिए आड़े आ जाता है। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था कि जेंट्स सर्वेंट्स भी होते थे, फीमेल्स कोई रखता नहीं था, लेकिन अब फीमेल स्टाफ ही ज़्यादा रखा जाता है, फीमेल स्टाफ की डिमांड है। तो हर जगह फीमेल्स का थोड़ा सा होता है कि भाई कोई अगर कोई फीमेल मतलब कोई प्रोडक्ट है, तो उसको दिखाने में एक फ़ीमेल को ही ज़्यादा कंफर्टेबल किया जाता है। जैसे कि कोई टेलर है, तो अगर कोई फ़ीमेल टेलर होगी नाप लेने के लिए, तो फ़ीमेल ज़्यादा कंफर्टेबल होंगी। तो ये होता है, बहुत कुछ चीज़ें होती है बारीकी से। अगर आप ध्यान से देखें तो औरतों के पास अपॉर्चुनिटीज़ कंपेरेटिवली अब ज़्यादा हैं। पहले अलग सिचुएशन होती थी, लेकिन अब सिचुएशन पूरे तरीके से चेंज हो चुकी है। तो खैर, आप ये फ़िल्म देख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है और काफ़ी अच्छे मैसेज के साथ फ़िल्म जो है वो ख़त्म होती है। और किस तरीके से, अगर मैं विमेंस के बारे में अगर बात करूं, तो मैं आपको कह दूं कि भाई, मैरिज इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट अ हार्ट ऑफ अ लाइफ। ये मोटो मैं इस फिल्म का समझ पाई हूँ, उद्देश्य जो शायद डायरेक्टर बताने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मैं ही इतनी स्मार्ट हूँ, मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि ये कहना चाह रहे हैं। बट खैर, मैं इस फिल्म की, शॉर्ट फिल्म की कहानी को डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। मैं चाहूँगी कि इस फिल्म के बारे में आप लोग खुद ही इसको देखकर जानें। इसके बारे में ज़्यादा मैंने सुना नहीं था, ये रैंडमली यूट्यूब पर मुझे दिखी, तो मैंने सोचा कि इसका नाम ही बड़ा डिफरेंट है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इस कहानी में आप कह सकते हैं कि बेड यानी बिस्तर का एक अलग ही रोल आपको देखने को मिलेगा, कि एक बेचारी कुंवारी लड़की जिसके पास कोई भी परिवार का कोई सदस्य नहीं है, और अगर है तो एक बिस्तर है जो उसकी नानी ने या दादी, हाँ शायद दादी ने उसकी शादी के लिए बनवाया था, उसको तोहफे में देने के लिए। ओ माय गॉड, ये क्या आवाज़ है यार, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग मैं हो जाती हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ये शोर करते हैं ये लोग। अब खैर, ये लोग भी अपना काम कर रहे हैं, इनको क्या पता कि कोई अपना घर पे बैठ कर के पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा है। तो खैर ठीक है। तो यहाँ पर इस बेड का भी काफ़ी अच्छा रोल है, और कुंवारी लड़की के लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है कि भाई शादी के लिए डबल बेड बनाकर रखा है, लेकिन शादी नहीं हो रही है। तो वो बेचैनी, वो छटपटाहट, वो तकलीफ़, वो टीस बहुत अच्छे से मीता वशिष्ठ जी ने दिखाई है। मीता वशिष्ठ जी के बारे में मैं ऑलरेडी काफ़ी बात कर चुकी हूँ, क्योंकि उनके कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी अपने पॉडकास्ट में डिस्कस किया था। तो तभी मैंने मीता वशिष्ठ जी के बारे में बात करी थी कि कितनी उम्दा अभिनेत्री हैं, और रंगमंच से उन्होंने एक तरीके से अपने करियर की शुरुआत करी, फिर दूरदर्शन, फिर फिल्में। तो बहुत लंबा सफ़र उन्होंने तय किया है, और अब वो OTT प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज़ में आती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उनको देखना। और निसार साहब को मैं क्राइम पेट्रोल में देखा करती थी, तो यहाँ पर मुझे अफ़सोस है कि उनकी ओरिजिनल आवाज़ मुझे सुनने को नहीं मिली, और ये सन 2012 में शायद आई थी, और उस टाइम पर तो क्राइम पेट्रोल काफ़ी चलता था, काफ़ी उसके बारे में ज़िक्र होता था। अब तो मुझे काफ़ी साल हो गए क्राइम पेट्रोल देखे हुए,
तो खैर ये बात तो मैं पहले भी एक पॉडकास्ट में बोल चुकी हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो खैर ये यूट्यूब पर अवेलेबल है। कहानी को मैंने अगेन कह रही हूँ कि मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप ऐसी फिल्में को देखें और मैं कोई सस्पेंस इसका रिवील नहीं करूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने विज़न से इस मूवी के एंड को जज करें। तो जो मैंने जज किया वो मैंने शेयर किया। हो सकता है आप लोग कुछ और जज करें, कुछ और बारीकियां नोट करें, क्योंकि आजकल सभी लोग बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है और एआई का ज़माना है, तो हर किसी को समझ में आता है। और मेरे जो चैनल पर जितने भी ऑडियंस है वो बहुत मैच्योर, सेंसिबल, इंटेलिजेंट है, तो आप लोगों को अच्छी लगेगी। ज़्यादा आपके मिनट नहीं लगेंगे इस शॉर्ट फिल्म को देखने में, ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। तो देखिएगा, बताइएगा और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरा ये वीडियो किसी की और के साथ शेयर करने लायक लगता है तो ज़रूर कीजिएगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी फ़िल्मों को भी जो है तवज्जो मिले, जो होती चंद मिनट की हैं लेकिन उसमें ऐसी गहरी बातें, ऐसी डेप्थ बातें छुपी हुई होती हैं जिन्हें देखकर समझकर बहुत अच्छा लगता है, और ताली बजाने का मन करता है उन डायरेक्टर्स के लिए, उन राइटर्स के लिए जो इतने शॉर्ट टाइम में पूरी कहानी बयां कर देते हैं। चंद मिनटों में वो पूरी बात जो 3 घंटे की या 2 घंटे की फिल्म में हमें समझ में आती है, उसे कुछ चंद घंटे में हमको समझाना, हमको बताना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ। यही वजह है कि मैं अपने चैनल पर शॉर्ट मूवीज़ के बारे में भी बात करती हूँ, क्योंकि मूवीज़ तो मूवीज़ हैं, चाहे शॉर्ट हो, चाहे लॉन्ग हो, चाहे कोई वेब सीरीज़ हो। तो अगर कुछ अच्छा है तो मैं उसे डेफिनेटली अप्रिशिएट करूँगी, मैं उसे नज़रअंदाज नहीं करूँगी और आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी। यही मेरी कोशिश रहती है। तो आगे भी ये कोशिश जारी रहेगी, और बने रहिए मेरे साथ, और आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को मैं बंद करती हूँ, लेती हूँ आपसे इजाज़त। थैंक यू सो मच।